सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर पिछले सेशन में एक नई के बराबर परफॉर्म किया। 382 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन नेगेटिविटी भी दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल्स ये वही कंपनी है जो कंपनी के अंदर हमने पहले कब निवेश किया था, दिसंबर 20 दिसंबर के आसपास हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर निवेश किया था। ये पॉइंट पर ये लेवल्स क्या है दोस्तों, 232 रुपए का लेवल से एंड 232 रुपए की कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके अच्छी खासी तेजी हमें आ रही है एंड करंटली 382 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कितने परसेंट तक का रिटर्न हमें मिल रहा है? जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें 64% तक का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि रिजल्ट्स आने से पहले ही हमने 50% तक का जो प्रॉफिट से वो निकाल चुके हैं, राइट। रिजल्ट्स आने से पहले हमने क्या किया था, 50% तक का प्रॉफिट्स हमने निकाल चुका था। क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी आता है तो मार्केट वो रिजल्ट्स को चलते हुए, वो रिजल्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस करते हैं। और अगर वो स्पेसिफिक कंपनी हायर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती तो वो कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है। तो उसी को सेव करने के लिए, ये जो प्रॉफिट्स हमें मिला है उसी को बचाने के लिए हमने 50% तक का अमाउंट हमने पहले दोस्तों सेल करके निकल चुके थे। और ये सेल करने का एक और बहुत बड़ा कारण था, वो वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कंपनी ने रिजल्ट कैसा परफॉर्म किया, अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया। जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वैसे हमें कंपनी ने परफॉर्म किया। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स था वो कहीं ना कहीं 5.7% तक की ग्रो हमें हो रहा है। कहीं ना कहीं रेवेन्यूज के अंदर भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल चुका था। अभी आपको पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा एंड ब्लैक रॉक के द्वारा एक जॉइंट वेंचर्स के साथ इनकी वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट के अंदर एंट्री हो चुका है, वेल्थ क्रिएशन मार्केट के अंदर एंट्री हो चुका है। तो अभी क्या है ना, आने वाले सालों में ये सेगमेंट से भी जियो फाइनेंशियल्स को भी इसका बेनिफिट्स होगा, ब्लैक रॉक को भी इसका बेनिफिट्स होगा एंड दोनों कंपनियों का बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर ये सेगमेंट के अंदर जो एंट्री किया है इस वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से हमें फायदा होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मार्केट कैप है वो कितना है, आप देख सकते हो। जियो फाइनेंशियल्स का जो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं हमें 2,40,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है एंड बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप वो कहीं ना कहीं 4,16,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जियो फाइनेंशियल से 2 गुना मार्केट कैप हमें बजाज फाइनेंस का है। तो क्या आपने देखा है कि बजाज फाइनेंस का जो रेवेन्यूज है वो कहीं ना कहीं 13,000 करोड़ का कंपनी अपना जनरेट करता है। और क्या आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल्स का जो आधा मार्केट कैप है ना बजाज फाइनेंस से, इस हिसाब से तो जियो फाइनेंशियल्स का जो रेवेन्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए दोस्तों, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। 7,000 से लेके 8,000 जियो फाइनेंशियल्स का रेवेन्यू होना चाहिए। लेकिन उस हिसाब से जियो फाइनेंशियल्स का रेवेन्यू दोस्तों कितना है, सिर्फ 400 करोड़। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो प्रॉफिट बुकिंग करने का 50% तक का प्रॉफिट बुक करने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशंस के ऊपर हमें जियो फाइनेंशियल्स कंपनी मिल रहा है। तेजी आ रहा है वो अच्छी बात है दोस्तों, मुनाफा कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अच्छे रेट पर, अच्छे प्राइस पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप करंटली फ्रेश बाइंग करना चाहोगे तो एक तो ये कंपनी टॉप पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर कुछ भी ऐसी वैसी खबर आती है, राइट, इनके वैल्यूएशंस को लेके कोई कमेंट्स करता है, कोई रेटिंग्स अगर देता है तो वहाँ से गिरावट भी आना पॉसिबल है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर खरीदारी किया है और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट्स मिल रहा है दोस्तों, 100% तक का प्रॉफिट मत निकालना, आप सिर्फ 50% तक का प्रॉफिट निकाल सकते हो। वो अमाउंट जरूर सेव रखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जब तक आप अपना अमाउंट सेव नहीं रखेंगे तब तक दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना प्रॉफिट सेव करके रखना 50% तक का, बाकी 50% आप जियो फाइनेंशियल्स के अंदर रख सकते हो। अगर और तेजी आया तो और आपको रिटर्न मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी करेक्शन हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। और हमने माल बेचा था 2 चीज़ों को लेके, एक तो Q4 पैनिक को लेके एज वेल एज इनिशियल तो बिजनेस है और एज वेल एज इनके वैल्यूएशंस को देख के, राइट।
अभी अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बड़ा माल हमें बेचा गया है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिविटी सेंटिमेंट्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर क्रिएट हो रहा है। एंड कोई थोड़ा माल नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा माल बेचा है। बेसिकली अगर आप देखोगे मार्च महीने का ही डेटा आपके साथ शेयर करो, कितना बड़ा माल बेचा गया है यहाँ आप देख सकते हो। जो खरीदारी किया है वो बहुत कम खरीदारी किया है, लेकिन जो माल हमें बेचा गया है रिसेंटली, बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया है। एंड जो लोग बोलेंगे कि सर क्या हम लोग इस कंपनी के अंदर फ्रेश बाइंग करेंगे, तो दोस्तों यहाँ अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके देखेंगे तो लगातार कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से यहाँ से प्रोजेक्शन क्रिएट करके तेजी आया। बेच बाइंग करने का जो लेवल था 232 250 यही लेवल पर था दोस्तों। अभी अगर आप बोलेंगे कि सर नहीं ये भी एक बेच बाइंग करने का बढ़िया तरीके से लेवल है, नहीं दोस्तों, यहाँ आपको प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो सकते, थोड़ा सा भी खबर बुरा आता है तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कंपनी गिरता है ना तो गिरावट के अंदर बाइंग करना, लेकिन अगर कंपनी को करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों एक बार हमेशा आप याद रखना, कोई भी कंपनी के अंदर आपको खरीदारी करना है तो एक तो बेस लेवल पर खरीदारी करना है, वहाँ रेट अच्छे रेट्स पर कंपनी मिलता है, और अगर कंपनी के अंदर तेजी आता है तो सबसे ज़्यादा मुनाफा आप ही को मिलेगा, जो कि एक बॉटम लेवल पर निवेश करना होता है। नहीं, लेकिन आप बोलेंगे कि सर नहीं तेजी के अंदर बाइंग करेंगे तो यहाँ क्या होगा, जिन लोगों को निचले लेवल के ऊपर प्रॉफिट्स मिल रहा होगा ना, वो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जैसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे थोड़ा सा कंपनी डिप्स आएगा, और यही डिप्स के अंदर आपको बाइंग करना है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर वॉच करके रखना। बिजनेस कोई बुरा नहीं है, इनिशियल स्टेज पर बिजनेस है, लेकिन क्या है ना, इनका वैल्यूएशंस देख के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमें कंपनी क्रिएट कर सकता है। अभी हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में, जो कि 1511 रुपये के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड HDFC बैंक अभी भी अगर आप देखोगे टॉप से लेके बॉटम तक, अभी भी ये कंपनी 11 से 12% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ जो सेंटिमेंट्स हमें बन रहा है, यहाँ जो चीज़ें क्रिएट हो रहा है, यहाँ जो कंपनी अपना प्राइजेक्शन क्रिएट कर रहा है वो नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है, जिसके कारण कंपनी के अंदर यही से बिग तेजी आएगा, और सबसे पहले कंपनी 1730 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करेगी। अभी आपको बताओ अगर रिजल्ट से कंपनी ने अच्छे खासा ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म किया गया था, उस हिसाब से हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, आप देख सकते हो, जो कि 2100 रुपीज तक का टारगेट HDFC बैंक के अंदर दिया गया। एज वेल एस एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है एनालिस्ट के द्वारा, जो कि 1885 रुपीज तक का टारगेट दिया है। करंट प्राइस से 25% तक के अपसाइड रैली आपको नजर आ सकती है। एज वेल एस आपको पता होगा कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी हमें टारगेट दिया हुआ था HDFC बैंक के अंदर, आप देख सकते हो बाइंग रिकमेंडेशन 1950 रुपीज तक का इनके द्वारा हमें टारगेट दिया है। तो टारगेट दोस्तों इनके द्वारा बहुत अच्छे खासे से दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो बाइंग भी हमें की जा रही है ना, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पिछले 3 महीनों से लगातार दोस्तों बाइंग की जा रही है। पिछले 2 महीनों से माल हमें बेचा जा रहा था, लेकिन पिछले 3 महीने से माल खरीदारी किया है। जैन महीने में, फेब महीने में एंड मार्च महीने में, तीनों महीने में बहुत बड़ा बड़ा माल हमें इनके द्वारा हमें खरीदारी किया है, जो कि दोस्तों कंपनी के लिए भी अच्छी बात है और इनके शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है। अभी आपको पता होगा लगातार कंपनी गिरते हुए आ रहा था, यहाँ हमने डिस्कस किया था कि HDFC बैंक का एक सपोर्ट लेवल है, HDFC बैंक का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बीच में कंपनी जब तक कंसोलिडेट करेगा तब तक लगातार कंपनी कंसोलिडेट करेगा। जब कंपनी लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा तब एक अच्छी खासी रैली आएगा। अभी यह हुआ क्या, कंपनी के द्वारा अच्छा ब्रेकआउट किया गया, रिटेच किया गया, यही से एक रिवर्सल आपको क्रिएट होगा। अभी आपको पता होगा कोई भी कंपनी ऐसी मूविंग एवरेज को आसानी से क्रॉस नहीं करता, लेकिन अगर वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, वो सस्टेन होने की कोशिश करता है, मूविंग एवरेज के ऊपर देखेगा तो कंपनी क्या है ना, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। जो कैंडल हमें फॉर्म हो रहा है वो मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म हो रहा है। एक जो मूविंग एवरेज है वो ब्लू कलर का है, एक है ब्लैक कलर का, राइट। तो अभी होगा क्या, जैसे मार्केट के अंदर तेजी आएगा, पॉजिटिविटी आएगा, यही से एक बिग रैली नजर आएगा, यही से एक बिग रिवर्सल नजर आएगा। और HDFC बैंक ये सबसे पहला टारगेट क्या है, 1720 रुपए का, उसके बाद 1900 रुपीज तक का टारगेट क्रिएट करेगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं KSB लिमिटेड के बारे में। 4690 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 6350% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय।